और दूसरा उसके बाद कैसे तैयारी करनी चाहिए, यानी पढ़ने की स्ट्रेटजी और जो इतना वास्ट सिलेबस है, उन चीज़ों को कैसे अपने कंट्रोल में रख के पढ़ना, और तीसरा आपके क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट पोर्शन जो है, चूँकि मिक्स क्राउड है और ऑलरेडी जितने लोग तैयारी मतलब यहाँ जुड़े हैं, तो आई थिंक कि बेसिक्स उनको तो क्लियर होगा कि प्रीलिम्स यानी सिविल सर्विसेज का प्रोसीजर क्या है। बट इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि 3 स्टेज में एग्जाम होता है। प्रीलिम्स में एज यू नो 2 पेपर होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वन इज जनरल स्टडीज एंड द अनदर वन इज ऑफ CSAT. Earlier it was both were compulsory, but at present only general studies portion is compulsory, which is of 200 marks, 100 objective type questions, and the second paper is of CSAT, or you can say that your analytical capability they test by this paper, comprising of 80 MCQs, 80 questions, objective type, having 200 marks, but it is optional, just you have to qualify that. So basically, your selection, जो आपका सिलेक्शन है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट पेपर यानी जनरल स्टडीज में कितने मार्क्स लेकर आते हैं। कंपटीशन उसके सिलेबस में मैं नहीं जाऊंगा कि जनरल स्टडीज का सिलेबस क्या है, ये चीजें आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आप इसको इजीली सुधीर जी या किसी कोचिंग या गूगल, सब पे सिलेबस अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल हैं, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। मैं स्ट्रेट आता हूँ अपने सेकंड टॉपिक पे। जस्ट 1 मिनट। हाँ, नाउ आई एम ऑडिबल नाउ? यस सर। ओके ओके। देखिए मैं आगे बताने से पहले अपना एक बैकग्राउंड बता देता हूँ, और बैकग्राउंड इसलिए बताना चाहता हूँ कि इस तैयारी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो चीज है कि आपका आपके बारे में सेल्फ असेसमेंट क्या है। आप अपने आप को खुद को कहाँ देखते हैं, आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, ये इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि जब आप एग्जाम की तैयारी में की शुरुआत करते हैं, तो आपको पता है लगभग 5-6 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं प्रीलिम्स में, तो इसका मतलब तैयारी करने वाले इससे भी ज्यादा लोग होते हैं। तो एक रफली माने कि हम 7-8 लाख स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मिक्स ऑफ ईच एंड एवरी एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्वालिटी वाइज। कोई आपको IIT, कोई IIM का स्टूडेंट भी मिलेगा, कोई रिसर्च स्कॉलर भी होता है, और कोई गांव देहात से आया हुआ Tier 2 Tier 3 सिटीज के किसी कॉलेज से ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी आते हैं। बट आपने एक चीज देखा होगा कि तैयारी के दौरान बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ ग्रेजुएट थे, जिनके ग्रेजुएशन में हार्डली 50% मार्क्स आए थे, वो तो क्लियर कर जाता है एग्जाम। वहीं पे कोई IIT, IIM या दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी बड़े शहर, बड़े अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड का स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाता है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही चीज है कि आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, और आप अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी कैपेबिलिटीज को कितना पहचानते हैं, जज करते हैं। अगर ये आप नहीं कर पाते हैं, तो अदरवाइज देखेंगे कि लाखों लाख स्टूडेंट में से हर साल फाइनल सिलेक्शन 800, 700 या 900 बच्चों का होता है। और अगर हम कहें कि 6 अटेम्प्ट होते हैं बच्चों के जनरल कैंडिडेट के, तो 6 साल में 6000 स्टूडेंट मैक्सिमम निकलेंगे।
तो बाकी ये 6,90,000 या 6 लाख या 7 लाख स्टूडेंट कहाँ जाते हैं? ये वो स्टूडेंट है जो अपने करियर के, अपने लाइफ के प्राइम टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, बट उस इन्वेस्टमेंट का उन्हें कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता और निराशा लाइफ के टाइम को आप अपॉर्चुनिटी को मिस स्थिति होती है कि आप आगे क्या करें, वहां भी एक दोराहे पे खड़े होते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप पहले अपने आप को असेस करें कि आप क्या है। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मैं 12th के बाद, आज से लगभग 2000 में मैंने 12th किया था, 20 साल पहले, एंड आई लेफ्ट माय स्टडीज ड्यू टू माय सम पर्सनल सर्कमस्टांसेस। 4 साल बाद फिर से पढ़ने का मन किया, देन आई वाज डूइंग जॉब इन अ प्राइवेट स्कूल एंड आई जस्ट again started doing my graduation through correspondence, private, not going to college, and completed my graduation, post graduation through correspondence in humanities background. So at that time I didn't have any proper formal education, college education, or the knowledge which we usually impart from college or from our teachers, experts. When I went to when I started thinking about preparation, because मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में तब तक कुछ नहीं पता था, 2007 तक कि क्या होता है, 2008 तक। तो बस आसपास तैयारी करने वाले कुछ स्टूडेंट थे, उनसे पता लगा क्या होता है सिविल सर्विसेज, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। और मेरे लिए सबसे पहला चैलेंज ये था अपना कॉन्फिडेंस बनाना, क्योंकि जो आसपास के लड़के थे उसमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई अच्छे बैकग्राउंड का था स्टूडेंट, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का था, कोचिंग्स में पढ़ रहे थे, एंड एट दैट टाइम आई कुडंट अफोर्ड कोचिंग आल्सो। सो मेरा मैं किसी कोचिंग में नहीं गया हूँ, आई जस्ट मैंने सेल्फ स्टडी की है। तो वो कॉन्फिडेंस जो था मेरा कुछ महीनों में डगमगाने लगा। पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स मेरा नहीं निकला, और ज्यादा डगमगाने लगा। देन आई जस्ट डिड सम इंट्रोस्पेक्शन, आई इंट्रोस्पेक्टेड माई सेल्फ कि वेयर आई एम स्टैंडिंग and whether I am able to go through this process and clear it or not. And mind you, the most of the people around you, other than your family or few of your close friends, most of the people will just uh, आपको एक तरह से एक नेगेटिविटी की फीलिंग देते हैं। फिर भी उन चीजों से बाहर निकल के व्हेन आई रियलाइज माई सेल्फ कि नो, आई कैन डू इट, then I started preparing again, and in second attempt I went up to interview. I cleared prelims, mains, appeared for interview, but could not clear it because of my marks in the mains was very just on the borderline, so I could not make through. Then I appeared for third attempt, and I got selected, got this service, IRTS, Indian Railway Traffic Service. And for last 9 years, this is 10th year, I am just serving. So ये बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए, हाँ, इसके साथ इन एडिशन कि हमारे ही हॉस्टल में बहुत सारे और ऐसे स्टूडेंट्स थे जहाँ पे मैं रहता था, कि जिन लोगों ने मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाया भी, गाइड भी किया, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे। अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि वो डिजर्व नहीं करते थे, बट उनका नहीं हुआ। रीजन भी जो उसके बाद और पिछले 9 साल में मैं असेस कर पाया हूँ, उसकी सबसे मेन वजह जो मुझे नजर आती है कि पढ़ना ही बहुत जरूरी नहीं है, बहुत सारा पढ़ना जरूरी नहीं है। अपने आप को अपनी क्षमता के अनुसार, कि आपकी हर आदमी की एक लिमिटेशन होती है। कोई 6 घंटे पढ़ सकता है, कोई 8 घंटे, कोई 15 घंटे भी पढ़ सकता है। विदाउट स्ट्रेचिंग योर बॉडी, विदाउट गिविंग पेन, और विदाउट
हैरेसिंग योर माइंड, क्योंकि माइंड की कैपेबिलिटी है कि कितना आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। आप उस दायरे तक पढ़ेंगे और जितना आपका दायरा है उस घंटे को प्रॉपरली एक प्रॉपर रूटीन और एक सिस्टम बना के पढ़ेंगे तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। और उसके लिए जो बेसिक 3-4 चीजें हैं मुझे समझ में आती हैं। एक तो कोई सुबह जल्दी उठने वाला हो सकता है, कोई रात को देर तक पढ़ने वाला हो सकता है। ये सब इंडिविजुअल आपके अपना एक स्टाइल है जिसको चेंज भी नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए कि आपके सोने, घूमने-फिरने, अगर आप वर्किंग क्लास हैं तो काम करने के बाद, जो भी आपका एक बैकग्राउंड है, आपका पर्सनल जो आइडेंटिटी है, उसके हिसाब से आपके पास कितने घंटे हैं फ्री आवर्स। इन माय केस व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आई हैड टू गिव होम ट्यूशन, सो दिन के 4 साढ़े 4 घंटे 5 घंटे बस का सफर और पढ़ाने में निकल जाता था। तो बाकी बचे मेरे पास 8-10 घंटे होते थे, क्योंकि मैं आई वाज बिट अ लेज़ी पर्सन। तो 8-10 घंटे में जो मैंने किया, अपने रूटीन को 4 डिफरेंट स्लॉट्स में बाँट लिया। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता था, तो जब भी उठा 8-9 बजे ब्रेकफ़ास्ट किया, तो 9 साढ़े 9 या 10 बजे से लेकर लंच तक एक मेरे पास 3 साढ़े 3 घंटे का एक स्लॉट होता था। देन अगेन आफ्टर लंच वी यूज़ थोड़ा सा रेस्ट भी लेते हैं। तो रफली ढाई 3 बजे के बाद फिर से शाम की चाय तक 6 साढ़े 6 बजे तक फिर से 3 घंटे का एक स्लॉट था मेरे पास। देन अगेन आफ्टर टी ब्रेक, आधे 1 घंटे के टी ब्रेक के पास जब आप अपने माइंड को थोड़ा-सा रीसेट करते हैं, अप टू डिनर, जनरली 9-10 बजे लोग डिनर करते हैं। फिर से मेरे पास 2 ढाई घंटे का एक स्लॉट था एंड देन आफ्टर डिनर हम तुरंत सो नहीं जाते हैं, 12 साढ़े 12 1 बजे सोते, मैं लगभग 1 बजे सोता था, तो मेरे पास 2-3 घंटे का एक स्लॉट और होता था। तो रफली इन 4 डिफरेंट स्लॉट्स में 10 से 11 घंटे का मेरे पास टोटल टाइम था जिसमें मैं पढ़ाई कर सकता था। तो सबसे पहला आप लोगों के लिए मैं एक ये मेरी तरफ से ये है सजेशन कि आपका जो भी उठने-जगने का पैटर्न है, उससे छेड़छाड़ किए बिना अपने पूरे अ, दिन भर के आप अपने 24 घंटे को अपार्ट फ्रॉम जितना आप सोते हैं, बाकी काम करते हैं, उसके अलावा जो भी आपके पास टाइम है, फ्री आवर्स, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स बनाइए। और आई रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट 3 से 4 स्लॉट तो होने चाहिए पढ़ने के। और हर स्लॉट के बीच में ब्रेक होना चाहिए, चाहे वो लंच ब्रेक है, टी ब्रेक है, आपके घूमने का ब्रेक है या डिनर ब्रेक है। तो ये स्लॉट बहुत इम्पोर्टेंट है बनाना, अपने नेचर को पहचानते हुए, जिससे कि आप फिजिकली अपने बॉडी और माइंड को स्ट्रेस में नहीं डालें। नंबर 2, कि मैं मान के चलता हूँ कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के बारे में थोड़ा-सा आइडिया होगा कि प्रीलिम्स में जनरली जो जनरल स्टडीज़ है या मेंस में भी उसका पार्ट कहें हम, तो लगभग 7-8 डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, अ, इस तरह से अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं। ब्रॉडली मान लें कि हम 8 से 9 सब्जेक्ट हैं। वही मेंस में भी होता है, थोड़ा-सा उसका पैटर्न अलग होता है और बाकी बचे आपके 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो रफली ये आपके पास 10 सब्जेक्ट, मैं मान के चलता हूँ कि ये 10 सब्जेक्ट हैं। 10-8 जो भी आपको रिसेंट सिलेबस के हिसाब से पत लगे, आप देखिएगा। तो मैं साइमल्टेनियसली हर स्लॉट में डिफरेंट सब्जेक्ट की तैयारी करता था। रीज़न बीइंग कि जब हम कइयों की आदत होती है कि जैसे मैंने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया या मान लीजिए आपने ऑप्शनल पढ़ना स्टार्ट किया, तो आप दिन भर ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं सिलेबस खत्म करूँ, ये 10 टॉपिक खत्म कर लूँ। तो आप 1-2 महीने जब एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं दिन भर और अगेन आप जब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट चालू करते हैं, मान लीजिए 1 महीने आपने उसकी फिर पढ़ाई की, तो जो पिछला आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, उसको पढ़े हुए आपको 2 महीने बीत चुके होते हैं।
और बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं रहती, याद रहती है तो क्लैरिटी के साथ याद नहीं रहती है, जिसके कारण आप जब क्वेश्चन आता है तो आप दुविधा में रहते हैं कि इसका आंसर ये है या ये है, और उसका एग्जाम से पहले रिवीजन भी नहीं हो पाता। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जैसे सुबह के मेरे पास जो 2 स्लॉट थे बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच, इसमें से एक मैं ऑप्शनल की तैयारी करता था, एक में मैं जनरल स्टडीज पे किसी सब्जेक्ट की, बाकी बचे 2 स्लॉट, तो एक स्लॉट में मैं सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ता था। रीजन बीइंग कि आपका मोर देन 1/3 जो पेपर है, कई बार 50% तक मान के चलें कि वो सारा करंट अफेयर बेस्ड होता है, या तो डायरेक्ट पूछेंगे या उससे रिलेटेड रेलेवेंट चीजें ही आपसे पूछते हैं। तो करंट अफेयर्स एक पूरा स्लॉट में पूरा साल भर सिर्फ करंट अफेयर्स को डेडिकेट करता था, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू मैगजीन्स, थ्रू डिफरेंट डिस्कशन, और जो भी नोट्स रेलेवेंट मटेरियल्स अवेलेबल होता था उसके थ्रू। एंड अगेन, चूंकि जनरल स्टडीज का टॉपिक थोड़ा वास्ट होता है, तो एक स्लॉट अगेन, यानी कि 4 स्लॉट में एक स्लॉट फुली फॉर न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स, 1 slot for optional and 2 slots for general studies. जनरल स्टडीज के भी तो 2 डिफरेंट टाइप टॉपिक्स, कि साथ में ज्योग्राफी पॉलिटी एक साथ पढ़ रहे हैं, या ज्योग्राफी और हिस्ट्री एक साथ पढ़ रहे हैं, इस टाइप से। उसका जो मुझे फायदा नजर आया और जो हुआ भी कि आ, मैं हमेशा 4 डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स या सब्जेक्ट वो मेरे माइंड में चलता रहता था, और इससे एक ये भी कैपेबिलिटी पैदा हुई कि एक साथ आप कितनी मल्टीफेरस टॉपिक्स को अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हैं। तो दिस इज माय सेकंड एडवाइस कि जस्ट मेक योर स्लॉट अकॉर्डिंग टू योर हैबिट्स एंड योर कैपेबिलिटी, देन assign one subject each in that different slots, and one slot should be dedicated around the year, throughout the year, for current affairs, newspaper, magazines, जो भी आपके पास उससे रिलेटेड इश्यूज हैं। अब तीसरी बात आई कि ये तो बात सही है, हमने कर लिया, पढ़ रहे हैं, बट जैसा कि एक यहाँ पे एस्पिरेंट है जिन्होंने लिखा दिस माय थर्ड अटेम्प्ट एंड मेरा नहीं हो पाया, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, ऐसा नहीं कि जो कैंडिडेट एग्जाम में देने जाता है उसको आता नहीं। आपने देखा होगा कि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं आप, लेकिन होता क्या है कि आप उस 3 घंटे के स्लॉट में आप लिख नहीं पाते हैं, पेपर पूरा नहीं कर पाते हैं, या जो लिखते हैं उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, टू द पॉइंट नहीं होता, और हमारे नंबर नहीं आते या हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो हम पढ़ते हैं, पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन रिटेंशन इन माइंड वो बहुत कम रहता है, बहुत लिमिटेड रहता है। और ये बट नेचुरल भी है एज अ ह्यूमन बीइंग कि इतना सारा हम पढ़ते हैं तो इतनी सारी चीजें याद कैसे रहें, और सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही वो उसका रिकैप माइंड में कैसे आए ताकि हम उसको ठीक ठीक लिख सकें। उसके लिए जो मैंने तरीका अपनाया था, मे भी सबका अलग अलग हो सकता है, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब भी मैं पढ़ता था तो मैं किसी टॉपिक को, सपोज मान लीजिए कि किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है, आप में से, तो ज्योग्राफी में एक चैप्टर जनरली 20-25 पेज का है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन 25वें पेज तक जब पहुंचेंगे तो आपको पहले पेज का पॉइंट्स याद नहीं रहेगा, टॉपिक याद रहेगा, बट उसके क्या क्या पॉइंट्स थे, हाइलाइट्स क्या थे, वो याद नहीं रहते। तो व्हाट आई यूज टू डू कि जैसे मैंने 2 पेज 3 पेज पढ़ा और मुझे लगा यार पीछे की चीजें दिमाग से जा रही हैं या कनेक्ट नहीं हो पा रहा आगे की चीज से, तो मैं हर दूसरे तीसरे पेज के बाद 1-2 मिनट का पॉज ले लेता था, आंखें बंद की, एंड ट्राई टू रिकैप्चुलेट इट, ट्राई टू जस्ट हैव अ फीलिंग, एक पिक्चर बनाना, कि जैसे आपके बचपन में होता है ना कि आपने दादी से, अपनी माता जी से कहानियां सुनी होंगी, या स्कूल में टीचर से कहानी सुनी होगी। तो किस्सा गोई जिसको कहते हैं कि जब कोई कहानी हमें सुना रहा होता है, भले ही हम उस जगह नहीं होते हैं, बट अपने माइंड में एक हमारा पिक्चर बनता जाता है। राजा था तो हमें उस राजा की तस्वीर,
फलाना नगर था तो उस नगर की तस्वीर एक दिमाग में उसका एक फिल्म बनता रहता है। और इसीलिए उस फिल्म के कारण ही आपने देखा होगा कि आपको बचपन की कहानियां, बचपन के किस्से, बचपन के एपिसोड्स पॉइंट लाइन बाय लाइन और स्टेप बाय स्टेप याद होगा। तो दिस प्रोसेस ऑफ observing the things, making film in your background, in the back of your head, और उसको रिकैप्चुलेट करना आंखें बंद करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स को रिटेन करने के लिए। और जब ये आप करेंगे, आप करके देखिएगा इसको, कि जैसे मान लीजिए हम मॉनसून पढ़ रहे हैं कि मॉनसून क्या है। एनसीईआरटी की किताब में भी मॉनसून के बारे में 6-7 पन्नों में है, लेकिन वो 6-7 पन्ने पढ़ने के लिए आपको हो सकता है पढ़ने याद ना रहे, तो इट्स बेटर कि आपने एक पेज पढ़ा। और मैं क्या करता था, मुझे किताब काला पीला करने में कोई संकोच नहीं होता था। किताबों में पैराग्राफ्स में आपने देखा होगा हर टॉपिक्स को दिया होता है, कोई छोटा पैराग्राफ है, कुछ बड़ा पैराग्राफ। एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा, उस पूरे पैराग्राफ में हो सकता है कि एक लाइन ही इंपॉर्टेंट है, तो उस लाइन को लाइन कर दिया। बट अंडरलाइन करने के बाद मुझे नजर आया कि इससे मेरी पूरी किताब तो काली हो जाती, इतने सारे लाइन अंडरलाइन हो जाते हैं। तो उस पैराग्राफ का जो की वर्ड होता है, कि जैसे हम कहें कि आज की डेट में कोई टॉपिक है, सपोज ले लीजिए कि यूपी में एनकाउंटर हुआ विकास दुबे का, तो दिस इज अ टॉपिक। अब पूरी कहानी क्या हुई वो आपने पढ़ी, कहीं मान लीजिए किताब में लिखा हुआ है किसी पेज में, बट वो कहानी हो सकता है आपको याद ना रहे। तो उस कहानी के आगे जिस पन्ने में लिखा है, अगर मैंने विकास दुबे शब्द लिख दिया, तो जैसे ही मैं उसको रिवीजन के टाइम में उस पॉइंट पे, उस पैराग्राफ के पॉइंट पे नजर जाते ही मुझे पूरी विकास दुबे की कहानी याद हो जाएगी, या कोई दूसरे टॉपिक की भी। तो आई यूज टू राइट पैराग्राफ के बगल में, किताब में ही या नोट्स है या मैगजीन है, वो पॉइंट में लिख देता था जो उस पैराग्राफ का सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट होता था। तो मुझे रिवीजन के टाइम में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता था। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे करंट अफेयर्स के, या मेरा जो सेकंड ऑप्शनल था जिसमें कि मुझे नोट्स बनाने पड़े, तो नोट्स भी कई बार इतने मोटे बन जाते हैं कि आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते, वो भी एक बुक की तरह हो जाता है। सो मैंने अपने आप को ये सीमित किया था कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ूंगा, अगर मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूं तो उस एक पूरे चैप्टर का, चाहे वो 10 पेज का चैप्टर है या 20 पेज का चैप्टर है, उसका मेरा नोट्स जो है वो एक पेज से ज्यादा में नहीं होना चाहिए। और यहाँ सुधीर जी भी हैं, एक हमारे संदीप त्रिपाठी जी भी हैं, इन्होंने वो नोट्स देखे होंगे, शायद इन्हें याद हो कि वो नोट्स थे कि आप उसको एक बार पढ़ लें तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम से एक महीने पहले, 15 दिन पहले मैं किसी किताब को पढ़ना छोड़ देता था, और वही जो 10-20 पेज हैं पर सब्जेक्ट, उस 10-20 पेज के उन पॉइंट्स को पढ़ता था, और पढ़ने के बाद वो पूरी कहानी मेरे दिमाग में अपने आप आ जाती थी। तो ये पढ़ने का तरीका आपको डेवलप करना पड़ेगा। थर्ड चीज जो मैंने किया था और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, यूजफुल रहा था, कि मैं चीजों को जब पढ़ता था, खास करके करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज में, तो उस पे अपने 2 प्रिंसिपल बनाए थे, जो मुझे बहुत बाद में ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, कि कोई घटना होती है तो उस घटना को आप पत्रकार के एंगल से देखें, एक जर्नलिस्ट के अप्रोच और एटीट्यूड से देखें। आप न्यूज़पेपर में जब कोई खबर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, ये क्या घटना है, मतलब क्या चीज है, ये कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। जब आप इस 4 प्रश्नवाची दृष्टि से किसी भी टॉपिक को, किसी न्यूज को, करंट अफेयर्स के टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे, तो आपको तब वो चीज समझ में आएगी।
properly. And then after reading this on these 4 parameters, analyzing that topic, analyzing that subject on 5 different aspects. कोई भी घटना होती है, और खास करके जो हम सिविल सर्विसेज करते हैं, इसमें आप देखेंगे कि आपके बारे में, आपके नॉलेज के साथ साथ आपकी कैपेबिलिटीज को भी टेस्ट किया जाता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आप पब्लिक सर्विस में जाते हैं, तो पब्लिक सर्विस, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी एग्जीक्यूशन पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बहुत जरूरी है कि आप जहां काम कर रहे हैं, जो घटनाएं आपके आसपास घटित हो रही हैं, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, उसका पॉलिटिकल रेलेवेंस और इम्पैक्ट क्या है, उसका सोशल रेलेवेंस और इम्पैक्ट क्या है, और उसका इकोनॉमी में इकोनॉमिकल रेलेवेंस और एस्पेक्ट क्या है। ये सिर्फ 5 क्राइटेरिया है। किसी भी प्रश्न के में देखेंगे, हो सकता है किसी प्रश्न में ये 5 ही पहलू हों जो आपको लिखना पड़े, या किसी में हो सकता है 2 या 3 एस्पेक्ट हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ, और क्वेश्चन भी वैसे पूछे जाते हैं, चाहे करंट अफेयर्स में हो या कुछ भी। आप उदाहरण के लिए कि मान लीजिए अभी इंडिया चाइना के बीच में टेंशन चल रहा है, गलवान वैली आप सुन रहे हैं। एक कॉमन स्टूडेंट गलवान वैली याद कर लेगा, किस स्टेट में है वो याद कर लेगा, हो गया, क्यों टेंशन हुई ये याद कर लेगा। लेकिन प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से अगर इस टॉपिक को आपको तैयार करना पड़ेगा, इस न्यूज को पढ़ना पड़ेगा, तो आप उसको उस नजरिए से पढ़िए। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, व्हाट इज इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देन जैसे ये क्वेश्चन अराइज होता है, देन यू विल फाइंड either through notes, either in newspaper, or either through Wikipedia or Google. So then you will come to know about so many different new words, topics which is associated to it, कि मैकमोहन, रेडक्लिफ, ये लाइन क्या है, कौन सा ट्रीटी कब हुआ था। सो समटाइम्स ऐसा होगा कि आपके प्रीलिम्स या मेंस में गलवान वैली ना पूछा जाए, लेकिन आपसे रेडक्लिफ लाइन के बारे में पूछ दिया जाए, क्या ट्रीटी हुई थी उसके बारे में पूछ दिया जाए। आपको तो लगेगा कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट बेसिकली इट वाज अ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ अ करंट अफेयर टॉपिक इशू। सो सिमिलरली उसका बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं कि उसका इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ और बेहतर समझेंगे, जो मैंने नाम लिया था कि यूपी में एनकाउंटर हुआ, पहले 8 पुलिस वाले शहीद हुए, फिर उनमें से 5 अपराधी को एनकाउंटर कर दिया गया था। इट इज अ क्राइम न्यूज, सिंपली से। आप जब देखेंगे, पढ़ेंगे, तो अखबारों में भी आपको क्राइम न्यूज ही पढ़ेगा मिलेगा। बट जब आप इसे उन 5 पैरामीटर्स पे जज करेंगे, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल रेलेवेंस ऑफ द न्यूज, देन यू विल फाइंड, आपके दिमाग में ये आएगा कि नो लुक, दिस इशू इज रिलेटेड विद द पुलिस रिफॉर्म्स, दिस इशू इज रिलेटेड विद द नेक्सस ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड क्राइम, bureaucracy, criminals and the politicians, reforms in our judiciary system. So तब आपको ये श्री प्रकाश कमेटी या जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड कमिटीज, इन चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपका जो एनालिटिकल कैपेबिलिटी है किसी न्यूज को पढ़ के समझने का, वो डेवलप होगा, आपके क्वेश्चन में क्वालिटी आएगी। सो माय रिक्वेस्ट विच आई डिड, you should read the especially current affairs newspaper on these 2 different aspects. One is read all the news or incidences on those 4 interrogative mind, that is why, what, when, why and how, and that 5 parameters or to judge or to extract the relevance of that news for your exam. That is its historical background, geographical, कि गलवां हुआ तो गलवां वैली डायरेक्ट ना पूछ के आपको
अपर हिमालय के रिवर सिस्टम के बारे में ही पूछ लिया जाए, हिमालय के क्लासिफिकेशन के बारे में ही पूछ लिया जाए, यानी एक ज्योग्राफी का सब्जेक्ट टॉपिक बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, बट इट इज इंस्पायर्ड एंड डराइव्ड फ्रॉम अ करंट न्यूज। उसी को मेंस में हो सकता है कि इंटरनेशनल रिलेशन का आपको, कि इंडियन डिप्लोमेसी, यूएन का रोल, न्यू कोल्ड वॉर, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएं, क्योंकि जब आप उसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे इस न्यूज को देखेंगे और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे, तो ये सारे टॉपिक्स डराइव होते हैं इससे, इस करंट अफेयर के इस इशू से। सो आई यूज टू डू एनालाइज each and every incidents and news on these two different parameters. So this is my next suggestion to all of you. If you are doing all these well and good, not doing, just try to inculcate these habits in your reading. And last but not the least, the most important you can say that tip to crack this exam is your writing skill and your understanding capability. जब आप कोई क्वेश्चन को पढ़ें तो तुरंत आपके दिमाग में, अगर प्रीलिम का है तो आपके पास टाइम कम होता है, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ें और उसके ऑप्शंस देखें तो तुरंत उसका ऑप्शन देखने से पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आपका उसका आंसर क्लिक होना चाहिए। और ये हैबिट डेवलप होती है प्रैक्टिस से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, मार्केट में बहुत सारे पब्लिशर्स के एमसीक्यूज विद आंसर्स, ये सारे अवेलेबल हैं। सो जस्ट डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। डेली जो टॉपिक पढ़ते हैं मार्केट में, आज तो बहुत सुविधा हो गई, 10 साल पहले इतनी सुविधा नहीं थी कि टॉपिक वाइज भी प्रीवियस ईयर के और प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं। तो जो भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें, जो टॉपिक पढ़ें, टॉपिक खत्म हो गया तो 15 मिनट 10 मिनट निकालिए। टॉपिक खत्म करने के बाद अगर 3 घंटे आप पढ़ते हैं तो 2.5 घंटे पढ़ें और आधा घंटा उसी समय उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज करें और मेंस के लिए, मेंस में आपने देखा होगा 100 वर्ड 150 वर्ड्स मैक्सिमम 50 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं, यानी आधा से लेके 1 पेज में आपको क्वेश्चन लिखना होता है। तो उसके बारे में 1 पेज लिखने की आदत डालें। जब तक आप डेली बेसिस पे आंसर नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, आपकी राइटिंग स्किल और कैपेबिलिटीज नहीं डेवलप होगी। आपने बहुत ज्यादा तैयारी कर भी ली, उसके बावजूद भी जब आपको एग्जाम हॉल में लिखना पड़ेगा, आप नहीं लिख पाएंगे। और इस एग्जाम को सक्सेस के पीछे सिर्फ एक ही मंत्र है कि प्रीलिम्स को आपको क्वालिफाई करना है और मेंस में मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं। और मेंस में मैक्सिमम मार्क्स तभी आते हैं जब आप पेपर को मैक्सिमम अटेम्प्ट करते हैं, नॉट लेस देन 80-90%। अगर आप उससे कम अटेम्प्ट करते हैं, उससे कम क्वेश्चन लिख पाते हैं, तो आपका सिलेक्शन डाउटफुल है। और उसके लिए आप 3 घंटे में पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि डेली आप कम से कम 1 पेज लिखने की आदत डालिए। और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली कम से कम 10, 15 या 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू उसको अटेम्प्ट कीजिए, उसको उसके आंसर के साथ मिलाइए। गलत हो सही हो सकता है आपने 20 क्वेश्चन किए, 20 गलत है, कोई बात नहीं। इसका मतलब जो टॉपिक आपने पढ़ा था वो आपको समझ नहीं आया, आपको उस टॉपिक को फिर से पढ़ना चाहिए। सो दीज वर माई ऑल एडवाइस। मुझे मैंने ये बातें इसलिए की कि ये गलतियां तैयारी के दौरान होती हैं या जाने अनजाने में हम इन चीजों पे फोकस नहीं कर पाते, जो कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट, सक्सेसफुल एस्पिरेंट और अनसक्सेसफुल एस्पिरेंट में डिफरेंशिएट करता है। बस यही चीजें। और
लास्ट में यही कि आपको अपने आप को जज करना है। जज कीजिए। कई बार हम शौक में तैयारी शुरू करते हैं, भले ही हमारे पास डिग्री है, बट हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हम किसी के कहने पे करते हैं या किसी से इंस्पायर होके करते हैं। वेल एंड गुड, किसी के कहने पे कर रहे हैं, इंस्पायर होके कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन कुछ समय उसके सिलेबस, उसके पैटर्न, कुछ किताबें पढ़ने, इसके बाद जरूर एक ब्रेक लीजिए, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद, और एक बार इंट्रोस्पेक्ट करिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। और उसका मेथड मैंने जस्ट इससे पहले स्टेटमेंट में बोला था कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को उसी समय सॉल्व करके देखिए कि क्या आपसे उसमें से 20%, 25% या 50% क्वेश्चंस भी ठीक ठीक सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। I will not bore you more because I know that most of the candidates are already preparing, have given attempts. You may be well aware about the pattern or the syllabus of the subject, previous question papers, everything you will be aware. And rest of the guidance at present, many people are available to give you about these कौन सी किताब पढ़ें, क्या सिलेबस है, कौन सा क्वेश्चन बैंक अच्छा है, क्वेश्चन लिखने के बाद कहाँ से चेक कराएं। इसके लिए मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। मैंने केवल वो आपसे बात करना जरूरी समझा जो कि मैंने अपने तैयारी के दौरान फेस किया। और आई विल अश्योर यू, इफ यू विल डू दीज थिंग्स, आई एम लिविंग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू that I didn't have any formal education. I was working after my 12th exam. Even I took break of for 4 years. मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। ग्रेजुएशन भी मैंने प्राइवेट से किया विदाउट गोइंग टू कॉलेज। एंड मेरा ड्रीम भी नहीं था सिविल सर्विसेज में आने का, मुझे पता नहीं था क्या होता है। लेकिन और उसके बाद मैं कोई कोचिंग भी नहीं ले पाया, ना ज्वाइन कर पाया। जो मेरे पास अपने इर्द गिर्द मेरे दोस्त, कोलीग्स, न्यूज़पेपर, जो भी चीजें थी, देखी दिखाई सुनी सुनाई चीजें, उसके आधार पे मैंने तैयारी की और टाइम टू टाइम अपने आप को जज करता रहा। जिस मैं हॉस्टल में मैं था, उस हॉस्टल से मुझे पहले अटेम्प्ट के बाद ये कह के निकाला जाने लगा कि मैं नहीं कर सकता, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। सभी लोगों ने मुझे नेगेटिव फीडबैक दिया कि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। बट इट वाज माई सेल्फ हु इंट्रोस्पेक्टेड एंड जज दैट नो, लुक, आई एम able to understand the process of this exam, which whatever I'm reading, I'm getting it, I'm able to understand it, and I'm able to solve the question. So nobody can stop me by clearing this exam. So I did these things. These are just practical examples which I did to clear this exam. बाकी की हाँ, मैं I am in IRTS. Why not I am in IAS or IPS or IFS? That is a different question because after third attempt, I just मेरी उम्र भी 27, 28, 29 साल हो चुकी थी और ना तो वो रील और ना तो वो रिसोर्सेस थे मेरे पास कि मैं और आगे अटेम्प्ट देता। आपको पता है कि जब आप एक बार सर्विस में आ जाते हैं और आपकी उम्र 28-29 साल हो जाती है, तो आपके पास फिर से वो मेहनत करने का जज्बा नहीं बचता। सो दैट्स व्हाई मैंने अगला अटेम्प्ट नहीं लिया और मैं आगे अपने सर्विस को इम्प्रूव नहीं कर पाया। सो दीज थिंग्स फ्रॉम माय साइड, दिस इज ऑल अबाउट। नाउ आई विल रिक्वेस्ट सुधीर जी टू टेक ओवर और जैसा आगे वो बताएं, क्वेश्चन लेना या क्या, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू नवीन जी। मैं आप लोगों को बता दूं, नवीन जी ने मुझे मेंटर किया मेरी जो शुरुआत थी तैयारी की। सो जब मैं आया था तो नवीन जी वहाँ पे ऑलरेडी हमारे सीनियर हुआ करते थे और इनसे देख के मैंने बहुत कुछ सीखा।
प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सभी प्रोसेस में, राइट। और जो इन्होंने तरीके बताए हैं वो तरीकों का मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ, मैंने वो अप्लाई किए, ठीक है। वो प्रीलिम्स में भी अप्लाई किए, मेंस में भी अप्लाई किए, ठीक है। मैं बच्चा था जब मैं आया था इनके सामने, ठीक है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे एक एक चीज समझाई थी, ठीक है। और आई बिलीव कि अगर आप लोग इनकी जो बताई हुई बातें हैं, जो मेंटल रिवीजन की ये बात कर रहे थे, वही मेंटल रिवीजन इसकी जो स्ट्रेटजी है, मैंने आप लोगों को जो ये हम कहीं ना कहीं इन्हीं की मार्गदर्शन से ही वो चीजें आगे आई हैं, हम आप लोगों को करवा रहे हैं इस प्रोग्राम में भी। तो आपको जो भी कोई क्वेश्चन हो, आप एक एक करके आप लिखते जाइए। हमारे साथ संदीप जी भी हैं। संदीप जी एक बार आएंगे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी नमस्कार। नवीन जी को आज इतने दिनों बाद फिर जी नमस्कार। नवीन जी को आज इतने दिनों बाद सुन करके बहुत अच्छा लगा। और जो इतने सालों पहले 10 साल पहले जो हम लोगों ने इनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया था, लिया था, और आज मुझे खुशी है कि आज आपके माध्यम से वो सभी लोगों तक पहुंच रहा है। निश्चित रूप से वो हम लोगों के लिए भी हमेशा एक उदाहरण के तौर पर ही रहे हैं। उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया और अपनी इतनी सफलता हासिल की उसके बाद, ऐसे बहुत बैकग्राउंड के बाद भी, तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। धन्यवाद। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, जिस जिसको सवाल पूछना है आप वन बाय वन। हेलो, आपकी आवाज कट रही है संदीप जी, नेटवर्क थोड़ा पुअर है हाँ जी, शायद। हाँ जी, हाँ मैं भी, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, आप कंटिन्यू करिए, क्वेश्चन कंटिन्यू करिए। हाँ, तो जिसको भी सवाल पूछना है वो एक एक करके अपना वीडियो टर्न ऑन करके या फिर जस्ट वॉइस से यू कैन आस्क द क्वेश्चन बाय इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, कि आप कौन बोल रहे हैं और क्या सवाल आपको पूछना है, ठीक है। एक एक करके आप पूछते जाइए। आप पहले उसमें करते जाइए, परवीन जी हमें बताते जाएंगे। परवीन जी एक बार बता दीजिए सभी को कैसे करना है हमें। आप भी एक बार अपना वो दिखा दीजिए। सर शिवम का डाउट है, उन्होंने चैट के बीच में ही पूछा था, वो ये था कि नवीन जी जो नोट्स फर्स्ट रीडिंग के बाद ही बनाते थे या कब बनाते थे? देखिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट रीडिंग में आप नोट्स नहीं बना सकते हैं, जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट और जीएस में भी जहाँ पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के कुछ थॉट्स हो सकते हैं, पॉलिटी के कुछ हो सकते हैं, तो इनमें तो आप फर्स्ट रीडिंग में आप नहीं बना सकते हैं। आपको एक बार गो थ्रू होना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, जो होता है ना, जस्ट एक फील आना चाहिए। जब भी आप नोट्स बनाने की शुरुआत करें तो वो सेकंड रीडिंग में ही करें, खास करके ऑप्शनल और वो टॉपिक सब्जेक्ट जिसका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है। जहां तक बात रही करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इस तरह की चीजें हैं, उसको आप फर्स्ट रीडिंग में भी, मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसका फर्स्ट रीडिंग में आपको नोट्स बनाना चाहिए। बट अगेन मैं कहता हूँ, वो नोट्स बल्कि नहीं होना चाहिए, वो नोट्स टू द पॉइंट बुलेट्स में ही होने चाहिए, ना कि पूरी की पूरी कहानी या लाइन उसमें या पैराग्राफ लिखा होना चाहिए। सर मयूर पगार का डाउट है कि करंट अफेयर के कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है? दैट आई विल एड्रेस लेटर ऑन। आप इन चीजों को नवीन जी को ना बर्डन करें, बेहतर। देखिए, मैं ये
ऑल्दो कि मैं करंट अफेयर्स फॉलो करता हूँ सभी चीजें, लेकिन ये ऐसा है कि नाउ इन प्रैक्टिकलिटी आई एम इन जॉब सर्विस, सो आई एम नॉट, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लहजे से मैं नहीं देख रहा हूँ। 10 साल में बहुत सारे सोर्सेज भी चेंज हो गए हैं, तो ये पार्ट सुधीर जी आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। बट करंट अफेयर्स के लिए फिर भी इतना कहूँ कि न्यूज़पेपर और कोई भी एक अच्छी मैगजीन मार्केट में टाइम में, विजार्ड, क्रॉनिकल, इस तरह के मैगजीन से, आई डोंट नो कि अभी वो पब्लिश हो रहे हैं कि नहीं, और न्यूज़पेपर, तो ये आप इसको जरूर फॉलो करें। कोचिंग सेंटर्स भी वो बहुत मेहनत करके वो करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार करवाते हैं, तो किसी एक का नोट्स भी आप फॉलो कर सकते मयूर का अगला डाउट है हैं। कि लेकिन ये मत कीजिएगा कि कईयों की आदत है कि वो राजेंद्र नगर या बेराए जाते हैं, तो क्योंकि मैगजीन्स के कवर बड़े अच्छे होते हैं, उस पर फोटोज बड़ी अच्छी होती हैं, टॉपिक्स की हेडिंग्स बड़ी अच्छी होती है, तो एक मैगजीन खरीद लेते हैं और नतीजा ये होता है कि एक भी नहीं पढ़ पाते हैं। कोई एक मैगजीन पढ़िए और जी बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंटल रिवीजन जो आपने स्ट्रेटेजी बताई थी उसके बारे में मयूर का डाउट है, तो आप एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या डाउट है एग्जैक्टली, थोड़ा सा अगर वो खुद बताएंगे तो मैं गाइड कर पाऊंगा। मयूर आप अपनी क्वेरी दोबारा टाइप कर दीजिए। नेहा का डाउट ये है कि लास्ट 20 डेज में जो रिवीजन की स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। गुड। प्रीलिम्स में या मेंस में? प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स में देखिए, मैं आखिरी के तो कम से कम मान लीजिए 7-8 दिन पहले तक जो मैंने नोट्स तैयार किए थे खुद के, और कुछ टॉपिक्स के मैंने नोट नहीं तैयार किए थे, जैसे पॉलिटी, इसका मैंने कोई नोट नहीं बनाया था क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था। पॉलिटी के बाद जैसे मैंने हिस्ट्री का कोई नोट्स नहीं बनाया था, डिपेंडिंग अपॉन आप किस एरिया में कंफर्टेबल हैं, तो जिसके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे उसकी तो मैं किताबें वही डिटेल में फिर नहीं पढ़ता था, उसके पेज पलटता था और उसके बगल में जो लिखा हुआ है मेरे अपने हाथ से पेन से जो लिखा होता था सिर्फ मैं वही पढ़ता था। और उसके बाद जो किया कि कुछ हर टॉपिक में उस समय इसका स्पेक्ट्रम के बहुत पुराने कुछ छोटे छोटे नोट्स आते थे, बुक्स जो थी, जिसमें बुलेट पॉइंट्स में, बुलेट फॉर्म्स में इंफॉर्मेशन होता था हर टॉपिक का, उसको देख लेता था कुछ सब्जेक्ट का। और बाकी जो मैंने जैसे इकोनॉमी, उसके बाद करंट अफेयर्स, ये इस तरह की जो चीजें हैं, आखिरी के 6-7 दिन फिर मैं किताबें पढ़नी बंद कर देता था और अपने वो बनाए हुए जो मेरे नोट्स थे, पूरे जीएस का, जनरल स्टडीज का, मेरे सभी सब्जेक्ट मिला के लगभग 60-70 पेज, 80 पेज के नोट्स थे अपने हाथ से बनाए हुए। तो वो 60-70 पेज को ही मैं आने वाले 10 दिन में, एक दिन में बड़े आराम से आप 10-20 पेज पढ़ सकते हैं उससे, उसी को मैं बार बार पढ़ता था। इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं किया था आखिरी के जो 10-20 दिन थे। और हाँ, खास करके एग्जाम से एक दिन पहले तो मैं कुछ नहीं पढ़ता था। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो पढ़ते थे, रिवाइज करते थे, और आप अदरवाइज मत लें तो मैं चिल करता था, चाय पीता था, दूसरों को तंग करता था, जरूरत पड़ी तो गर्मी का मौसम है तो बियर पी लेता था, जस्ट अपने आप को रिलैक्स करता था, कोशिश करता था कि रात को अच्छी नींद आ जाए एग्जाम से पहले। जी सर। विभव का डाउट है कि एनसीईआरटी फॉलो करना कहाँ तक सही है, अगर उसके अलावा कुछ करें तो मतलब क्या हो रहा है एक्स्ट्रा। देखिए, एनसीईआरटी कुछ टॉपिक्स में फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने पर्टिकुलरली ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनकी सारी किताबें, स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी में सविंदर सिंह, बहुत सारी किताबें पढ़ डाली थी, बट वो आंसर नहीं कर पाए थे।
और हम लोग जब एग्जाम दे के आते थे तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब क्वेश्चन को डिस्कस करते थे तो पता चला है कि वो एनसीईआरटी के उस टॉपिक के पैराग्राफ से उठाया हुआ है। एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए, रीजन भी कि आपका बैकग्राउंड हो सकता है कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, बट जनरली ये सब ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। बहुत सरल सिंपल लैंग्वेज में होता है और उतनी ही चीज उसमें लिखी होती है जो रेलेवेंट होता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप 6-7 की एनसीईआरटी पढ़ें, आप 8th 9th ऑनवर्ड्स और कुछ टॉपिक सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके लिए 11th-12th की एनसीईआरटी ये आप जरूर पढ़ लीजिए, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाएगी। इसके साथ कोई भी एक किताब जो कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हो, जो डिफरेंट राइटर्स के अवेलेबल। हाँ जी सर, शिवम का डाउट है कि जो एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं तो उनके अंदर गेस वर्क और लॉजिकल जो रीजनिंग है वो कैसे अप्लाई करी जाए? देखिए, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो पहली बात तो शुरुआत के 2 घंटे तो आपको कोई गेस करना ही नहीं, मतलब अगर 2 घंटे का पेपर है तो 1.5 घंटे कोई गेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3। गेस के चक्कर में आप जाएंगे तो अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो आप वही अटेम्प्ट कीजिए जिसपे आपका क्लैरिटी है। उसके बाद आप देखिए कि फिर आपको लगता है कि आप उतने सफिशिएंट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, देन कई बार जब किसी क्वेश्चन को दूसरी बार पढ़ते हैं तो आपको कुछ हिंट मिल जाता है उससे, तो उस तरह के क्वेश्चंस को आप उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए कि उसमें 5-10 मिनट उसी के बारे में सोच रहे हैं। पहली बार पढ़ने पे नहीं समझ आया, एक बार और पढ़ लिया, नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो अपना डाउट प्लीज पूछें प्लीज। हाँ जी सर, शिवम का इसमें डाउट हाँ बताएं क्या है। शिवम का डाउट है कि मेंस में माइंड मैप्स बनाना कितना कारगर है? बहुत ही कारगर है, शायद वही माइंड मैप जो आपको मैं रिवीजन नहीं, एक जो पढ़ने के दौरान जो एक पिक्चर बनाना है, एक फिल्म बनानी है अपने दिमाग में, शायद ये उसी की बात है। बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कितना जरूरी है कि मेरा इकोनॉमी ये सब बैकग्राउंड नहीं था, मुझे इकोनॉमिक्स समझ में भी नहीं आती थी, बट एक मैंने सेशन अटेंड किया था जहाँ मैं रहता था, वहाँ कोचिंग चलती थी। तो ऑल्दो आई वाज नॉट स्टूडेंट बट एक क्लास मैंने रिक्वेस्ट करके अटेंड करी थी, और उनका जो पढ़ाने का स्टाइल था, बोलने का तरीका था, उसमें जब आप सुनते हैं उनको ठीक से तो एक पिक्चर सी बन रही थी दिमाग में। और मुझे आज भी याद है वो टॉपिक था आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट और इसकी बात जो करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के एक्सचेकर की जो बात करते हैं, वो टॉपिक था जो कभी पल्ले ही नहीं पड़ा था। और वो मुझे उनके एक लेक्चर में ही वो पिक्चर ऐसी बनी कि पूरी इकोनॉमी मुझे समझ आने लगी। उसके बाद तो मैंने भी लगभग कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इकोनॉमी की क्लास तक ली, और मेरे वो नोट्स उसके बाद जो मैंने खुद नोट्स बनाए वो अगले 2-3 साल तक चले भी। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ। वो इसीलिए पॉसिबल हुआ कि जब आप पढ़ते हैं तो उसका एक पिक्चर बनाते हैं, और मैंने वो पिक्चर बना बना के अपने दिमाग में ही टॉपिक्स को पढ़ा था कि जैसे पंचवर्षीय योजना की बात होती, 5 ईयर प्लानिंग। सो वी यूज टू रीड कि फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग, सेकंड 5 ईयर प्लानिंग। तो जो वर्ड्स आते थे कि उसमें कि हाँ फेमिन है, फूड क्राइसिस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ते थे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की तस्वीरें दिमाग में बनती थी।
जो हम फिल्में देखते हैं उससे कोरिलेट करके कि अच्छा हाँ इस तरह से हुआ होगा, और उससे इतनी ज्यादा उसका फायदा ये हुआ कि मुझे वो टॉपिक्स, वो इश्यूज पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लास्ट एग्जाम के लास्ट टाइम में बस एक आध बार उसको रिवाइज कर लिया, देख लिया बस। तो ये माइंड मैप्स, पिक्चर बनाना ये बहुत जरूरी है, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए। हाँ जी सर, नेहा का डाउट है कि प्री से पहले अगर टाइम कम हो तो मेंस का सिलेबस कवर करना चाहिए, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है अगर उसको कवर करें तो? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एज या आपके पास अटेम्प्ट आपके फेवर में है तो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होती है कि आप मेंस की तैयारी से शुरू करें। मेंस को एक बार तो बिल्कुल तैयार कर लें। फॉर एग्जांपल कि जैसे मई के आसपास प्रीलिम्स का एग्जाम होता है और मेंस मान के चलें कि अक्टूबर में होता है। तो मई में जैसे प्रीलिम्स होता है और आपने फरवरी मार्च में तैयारी शुरू की इस साल, या मान के चलें कि आपने अप्रैल मई में तैयारी शुरू की, तो आपको नवंबर दिसंबर तक पूरी तरह से, अक्टूबर नवंबर तक मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और मेंस में आप जब तैयारी करेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि जनरल स्टडीज में मेंस और प्रीलिम्स में कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट आप प्रीलिम्स तभी ठीक से समझ पाएंगे क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका श्योर शॉर्ट ऑप्शंस नहीं दिया जाता। उसमें इस तरह होता है कि आइदर वन, आइदर टू, वन और टू, इसका ये या वो, मतलब इस तरह की चीजें, तो कंफ्यूजिंग सा होता है। और वो क्लैरिटी अच्छे से मेंस की तैयारी करने के बाद ही वो क्लैरिटी आती है। सो इट्स बेटर इफ योर अटेम्प्ट एंड एज इज इन योर फेवर। सो एंड अगर आपने मेंस की तैयारी नहीं कर रखी है तो डोंट गो फॉर प्रीलिम्स, जस्ट फर्स्ट प्रिपेयर मेंस और मेंस की तैयारी कर लें। उसके बाद आपके पास बचे हुए जो 6 7 8 महीने हैं उसमें आप प्रीलिम्स पे फोकस करें। बट हाँ, जो मैंने किया था, प्रीलिम्स करते हुए भी मेंस को मैंने नहीं छोड़ा था। मेंस में जैसे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो प्रीलिम्स के आखिरी के 1 महीने तक भी मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ता रहा था। तो वो एक आपका टेम्परामेंट बना रहता है समझने का, इसलिए मेंस बहुत जरूरी है प्रीलिम्स से पहले। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, डेली आंसर राइटिंग इज मस्ट। यस, दिस इज मस्ट, बिकॉज ये गलती मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में करी थी जब इंटरव्यू तक पहुंचा था। और मेंस में मेरे मार्क्स इसीलिए कम थे कि मुझे लिखने की आदत नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं थी, और इसीलिए मेरे मेंस में मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। टाइम बीत जाता था और क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी आंसर राइटिंग की, और मेरा एकदम बॉटम में कट ऑफ लेवल पे मार्क था और मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। और वो उस गलती को सुधार के मैंने थर्ड अटेम्प्ट में जब वो इस चीज पे फोकस किया तो मेंस में मेरे बहुत ही अच्छे नंबर थे। केवल मैं एक सब्जेक्ट में, मैं आपको बता दूं, मेंस में मेरे जो नंबर थे, मेरा 2 ऑप्शनल था, पॉलिटिकल साइंस एंड मैथिली लिटरेचर, although I was not from Maithili background. So at that year I got 355 marks in Maithili, 316 in political science, which at that time I was topper of both the subjects. In GS also at that time 600 में से लगभग 250 पौने 300 मार्क्स टॉपर्स के आते थे। इवन इनफैक्ट उस साल के जो टॉपर थे उनके भी जनरल स्टडीज में 239 मार्क्स थे और मेरे 250 प्लस थे। मैं मार खा गया था जीएस में, सॉरी एसे राइटिंग में। और एसे राइटिंग में ये नहीं था कि मुझे लिखना नहीं आता था, मेरी राइटिंग कैपेबिलिटी नहीं थी। माई प्रॉब्लम वॉज दैट आई वॉज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड इस देश में ट्रांसलेशन की दशा दुर्दशा क्या है वो पता चलेगा कि मैंने हिंदी में उस टॉपिक को पढ़ा था, मुझे अभी भी याद है। एक्चुअली यूपीएससी भी इंग्लिश वर्जन को मानता है, तो इन इंग्लिश इट वाज अबाउट ग्लोबलिज्म,
विश्ववाद जिसको हिंदी में कहते हैं, और उन्होंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा था वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। सो मैं पूरा, मेरी ये गलती थी, कह लीजिए किस्मत था, भाग्य था, या मेरी गलती थी कि मैंने इंग्लिश वाला वर्जन नहीं पढ़ा और हिंदी वाला पढ़ा। वैश्वीकरण का प्रभाव कुछ इस टाइप से था, और मैं पूरा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन पे पूरा ऐसे लिखा आया। और फाइनली जब वापस अपने रूम में आए और डिस्कशन में दोबारा जब पढ़ा, तो देखा ये तो ग्लोबलिज्म पे था, विश्ववाद पे था, एंड बोथ आर टू डिफरेंट topics altogether. So I got just 71 marks out of 200 in essay, and I landed up into this service. मतलब छठी सातवीं चॉइस मिली मुझे. It was my sixth choice, so I got this. Because that आप लोग ये मिस्टेक ना करें. तो ये सारा इसीलिए हुआ, मेरे मेंस में इतने ज्यादा नंबर इसीलिए थे अपने ऑप्शनल इन सभी जीएस में, क्योंकि मैं लिखने की प्रैक्टिस को मैंने अपने हैबिट में डाल दिया था, डेली लिखने की। भले मैं आधा पेज लिखूं, एक पेज लिखूं, बट मैं लिखता जरूर था। जी सर, स्नेहिता का डाउट है कि स्टैटिक पार्ट के जो सब टॉपिक्स, ये जो स्ट्रेटेजी बताई है कि जो स्टैटिक पार्ट है वो हम पढ़ें सिलेबस में, फिर उसके बाद उसको करंट अफेयर से सप्लीमेंट करें, तो क्या ये एक अच्छी अप्रोच है? बिल्कुल है। अप्रोच देखिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ये इसमें कोई गलती नहीं है, गलत अप्रोच नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। मेरा एक अप्रोच और था जो मैं करता था, मुझे लगा कि वो इसलिए नहीं बताना चाहिए कि सबके पढ़ने की अपना एक तरीका होता है। जैसे मैं उस दौरान जैसे ज्योग्राफी पढ़ता था, तो ज्योग्राफी में सिर्फ एनसीईआरटी या जो कोई किताब थी उसी से नहीं पढ़ता था, जीएस की बात कर रहा हूँ। उसको पढ़ते हुए मैं एटलस खोल लेता था अपने साथ, सामने मैप जिसको कहते हैं, और जो डिस्कशन होता था एटलस में उसको देखता था साथ में, तो एक पिक्चर सा भी बन जाता था। दूसरा उसके साथ में करता था इंडिया ईयर बुक। इंडिया ईयर बुक एक ऐसी किताब, वैसे तो बहुत मोटी होती है, सबके लिए पढ़ना आसान नहीं है, और पढ़ना भी पूरा मगब भी नहीं करना चाहिए, बट उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं जो स्टैटिक पोर्शन की आप जो बात कर रहे हैं वो सिलेबस में भी कवर होता है। तो उसको पढ़ने के बाद मैं इंडिया ईयर बुक का चैप्टर भी पलट लेता था, बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारता था, जस्ट एक गो थ्रू हो जाता था उससे, नॉट रिमेम्बरिंग द फिगर्स, फिगर्स में कभी नहीं जाता था, just the substance of that topic. So and yes, also आप कह रहे हैं मैं इससे उल्टा करता था कि पहले आप स्टैटिक पढ़ रहे हैं फिर करंट अफेयर्स से उसको रिलेट कर रहे हैं। मैं जब भी करंट अफेयर्स पढ़ता था तो कोशिश करता था उसको स्टैटिक पोर्शन से कोरिलेट करूं। फॉर एग्जांपल हमारे टाइम में अफगानिस्तान, इन सब के इश्यूज, ये यूएस, ये सब का चलता था, बहुत सारे हॉट टॉपिक्स करंट अफेयर्स में रहते थे। तो मैं जब वो न्यूज पढ़ता था या मैगजीन में कोई उससे रिलेटेड पढ़ता था, तो मैं अपने ऑप्शनल या जो जीएस पोर्शन में आपका आईआर वाला पोर्शन होता है या पॉलिटी वाला पोर्शन होता है, उसको पलट लेता था कि उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बैकग्राउंड क्या है। उस समय पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, करप्शन का, जुडिशरी से रिलेटेड इश्यूज डेली न्यूज़पेपर में आते थे। तो मैं करता था कि करंट अफेयर पढ़ लिया, फिर उसके बाद उसका डीडी बासु या जो भी किताब पढ़ता था पॉलिटी का, उसको खोल के उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट या उसका उससे रिलेटेड जो चैप्टर है उसको देख के पढ़ लेता था, तो एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती थी इसके लिए, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी और उसका करंट अफेयर्स। जी, और किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, नवीन सर अवेलेबल हैं। हम सेशन को कंक्लूड करें अगर किसी के पास कोई भी डाउट ना हो तो। आई गेस और कोई डाउट है नहीं, तो मैं डॉक्टर सुधीर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेशन नहीं है। नवीन जी क्वेश्चंस एवरीवन, थैंक यू सुधीर
जी आपने मौका दिया। आपका बहुत सालों बाद स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना या फिर उसी फेज और प्रोसेस के बारे में सोचना अच्छा लगता है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि 10 साल हो गए हैं, 10-11 साल उस प्रक्रिया से बाहर आए, मैं कितना जस्टिस कर पाया हूँ स्टूडेंट्स के साथ। आई ट्राइड माय बेस्ट। आप अपने आप में एक मोटिवेशन है नवीन जी, है ना। जितना आपने मोटिवेट किया है हम सभी, वो तो हम ही जानते हैं। ठीक, जितनी प्रॉब्लम्स के झेलते हुए आपने तैयारी की थी, ठीक है, आप अपने आप में एक आइकन थे, हम सब लोगों के लिए एक एग्जाम्पल थे, ठीक है। और आज भी आपसे बहुत सारी चीज़ें मैं सीखता हूँ। मेरी जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं आप ही से सीखने में, और आपके जैसे जितने भी सीनियर्स थे उनसे सीखा था मैंने, और काफ़ी हेल्प मिली मुझे। मैं कहता हूँ कि जो मेडिकल बैकग्राउंड से मैं आया था और ह्यूमैनिटीज का एकदम से जब मुझे लगा, इवन न्यूज़पेपर पढ़ने में मुझे 5-5 घंटे लगते थे इनिशियली। द हिंदू मुझे समझ में नहीं आता था, और उस टाइम पे जब मैं आप लोगों को देखता था कैसे याद करना है, कैसे चीज़ें रिटेन रखनी है माइंड के अंदर, कैसे एक होता है कि सभी लोग कोशिश करते हैं सिर्फ रख लिया, दिमाग में नहीं रखते हैं, मेंटल रिवीजन नहीं करते हैं। एक्चुअली मैंने जो सीखा इनसे, 2 तरह की प्रोसेस होती है याद रखने की और उसको लंबे समय तक याद रखने की। क्या होता है, हम पैसिव रीडिंग करे जाते हैं, नोट्स बुक के उसको पढ़े जाते हैं, उस टाइम पे हमारा माइंड एक्चुअल में एक्ट कर ही नहीं रहा होता है, राइट। लेकिन जो नवीन जी ने बताया कि आप मेंटल रिवीजन करो, चाहे तो मैप मेकिंग करो, मेंटल, एक्चुअली एक थ्योरी भी है साइकोलॉजी में, स्कीमा थ्योरी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो एक बार जानने की कोशिश करना, स्कीमा थ्योरी होती है। तो हमारा माइंड जो है वो हर चीज के लिए स्कीमाज बनाता है, कुछ मैप्स बनाता है, और उनके बेसिस पे हम उन चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं, याद रखते हैं, राइट। तो जो नवीन जी ने बताया, जो मैंने भी अप्लाई किया, ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि कोई भी चीज पढ़ते हो तो उसको एक बार बैठ के सोचो, रिफ्लेक्ट करो उसके ऊपर कि आप कितना अपने माइंड में है, राइट, या कितना उस नॉलेज का डेप्रिशिएशन हो गया है 2 घंटे में ही, और इवनिंग तक देखोगे तो काफी ज्यादा नॉलेज लॉस हो चुकी होती है, राइट। तो मेंटल रिवीजन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नवीन जी ने जो बताई, डेली प्रैक्टिस, चाहे वो एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, चाहे वो आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, ठीक है। कोशिश हमारी जारी है नवीन जी के जो मार्गदर्शन में, कि हम ये सारे काम करवा रहे हैं रेगुलर इनसे, बच्चों से। तो होपफुली आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। नवीन जी हमारे बीच आते भी रहेंगे दोबारा, जब भी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो ये हमसे आते रहेंगे। तो धन्यवाद नवीन जी, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद नवीन जी, धन्यवाद। थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू त्रिपाठी जी। थैंक यू संदीप जी, नवीन सर। नवीन जी, आप 10 साल पहले जितने प्रेरणास्पद थे हम लोगों के लिए, उतने ही प्रेरणास्पद आज भी हैं। अरे दरअसल कहते हैं ना कि कुछ चीजों की प्रासंगिकता कभी भी खत्म नहीं होती है। तो जो चीजें, जो तरीका आपने 10 साल पहले अपनाया था, अनुभूत किया था, वो उतनी ही, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उनका महत्व कम नहीं हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर किसी ने थोड़ा सा भी इसको अपनाया अगर, तो निश्चित रूप से अ, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू द ऑल पार्टिसिपेंट्स, विश यू अ ग्रेट सक्सेस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नवीन जी, थैंक यू नवीन जी, थैंक यू थैंक डॉक्टर यू साहब, नवीन सर। थैंक यू संदीप जी। ये सेशन थैंक जो यू। है हम YouTube पे अपलोड करेंगे, तो किसी को भी अगर रिवाइज करना हो तो YouTube का लिंक हम टेलीग्राम वाले चैनल में डाल देंगे, वहां से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ठीक है सर, ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय बाय। धन्यवाद।